हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो कि रेलवे एनटीपीसी द्वारा भर्ती कराया जाता है। तो देखिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अगर बारे में बात करते हैं तो ये ऑफिशियल पोस्ट है जिसका लेवल कितना है, लेवल 5 के अंतर्गत आता है। और ग्रेड पे की बात करते हैं तो 2800 ग्रेड पे में आता है। देखिए, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक पे हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद देखेंगे ट्रेनिंग, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहने वाला है, जॉब नेचर क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना छुट्टी मिलती है, कितना लीव मिलती है, उसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वीडियो के अंत में क्या ये जॉब फीमेल के लिए सूटेबल है नहीं है। तो इस वीडियो में सारे विषयों पे हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो देखिए, दो तरह से इसमें सिलेक्शन होता है। पहला तो थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। देखिए, जो जीडीसी एलडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसमें 30% प्रमोशन कोटा के तहत ये पोस्ट को फिलअप किया जाता है। दूसरा सबसे पॉपुलर क्या है, थ्रू आरआरबी एनटीपीसी जो ओपन वैकेंसी आती है उसके थ्रू। तो हम इस वीडियो में आरआरबी द्वारा जो वैकेंसी आती है उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मैथ्स में होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, साइकोलॉजी, फिजिक्स, कुछ भी किसी तरह से किसी में भी ग्रेजुएशन है तो चलेगा, कोई भी स्ट्रीम इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखिए, 3 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है इसमें सीनियर क्लर्क के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट देखिए क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीबीटी 1 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सीबीटी 1 में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला है, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स 100 नंबर। टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट समय मिलेगा। देखिए, इसमें आपका 15 गुना सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 15 गुना सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए। तो देखिए, अगर हम कटअप की अगर बात करते हैं तो देखिए, जनरली कटअप कितना जा सकता है, कटअप आपको लगभग 65 प्लस जाएगा कटअप इसका, जो अभी वैकेंसी आई है 2024 की। तो इसके लिए हम लोग पार्टिकुलर रूप से बात करते हैं तो सीबीटी 1 का मिनिमम कटअप 65 से 70-80 के आसपास, जो मिनिमम मतलब जो कटअप मैं बात कर रहा हूँ 65 से 70 जाने वाले हैं। इसमें आपका 15 गुना सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए, सीबीटी 2 के लिए अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो सीबीटी 2 के लिए देखिए क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएगा, मार्क्स 120। टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट ही। देखिए, सीबीटी 1 में भी 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, सीबीटी 2 में भी 90 मिनट का है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा, पैटर्न भी सेम रहेगा। ठीक है, सिलेबस सेम रहेगा, सारा सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन उतना ही रहने वाला है। देखिए, इसमें क्या है, आपका 8 गुना सिलेक्शन होगा टाइपिंग के लिए। तो अगर कटअप की हम बात करते हैं सीबीटी 2 का तो लगभग आपको 80 प्लस के आसपास कटअप रहेगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। ठीक है, इसमें देखिए जोन टू जोन डिपेंड करेगा, हो सकता है 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर एवरेज बात करते हैं तो 80 के आसपास कटअप रहने वाला है। देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव मार्किंग का। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है सीबीटी 1 में भी, सीबीटी 2 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, टाइपिंग जो है क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का टाइपिंग है। आप इसमें हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आपको चॉइस फिलअप करना है, चॉइस के अनुसार आप दोनों में कर सकते हैं। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसमें इसका आपसे मेरिट से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फाइनल मेरिट जो बनने वाला है, आपका सिलेक्शन का फाइनल सिलेक्शन का जो मेरिट बनेगा वो सीबीटी 2 पे बनेगा। ठीक है, सीबीटी 2 में आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे और जिस तरह से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस रखेंगे उसके अनुसार आपको पोस्ट मिलने वाला है। तो देखिए, अगर हम कटअप की बात करते हैं, फाइनल मेरिट का कटअप का बात करते हैं तो लगभग 80 to 85 का आसपास जाने वाला है। देखिए, सीबीटी 2 में जितना भी कटअप जाएगा उसका 1-2-4 नंबर आगे आगे मतलब जाने की संभावना रहता है जो फाइनल मेरिट होगा, क्योंकि सीबीटी 2 में 8 गुना रहेगा, यहाँ पे 1:1 में सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि रेलवे में इस बार कोई भी बेटिंग
वाला झमेला नहीं रहेगा। जितना वैकेंसी है उतना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा नंबर ऑफ वैकेंसी के बराबर ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए CBT 2 होने के बाद उसके बाद देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन। इसका मतलब क्लियर यहाँ बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना ही बच्चे को बुलाया जाएगा जितना कि वैकेंसी है। इसका मतलब क्लियर है कि कोई भी वेटिंग वाला मतलब यहाँ पे सिचुएशन कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेडिकल के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल में क्या है, देखिए इसमें C2 कैटेगरी का मेडिकल है, बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होगा। देखिए फिजिकल जो टेस्ट होता है वो तो होगा ही, नॉर्मल जो फिजिकल होता है। उसके बाद देखिए C2 बहुत ही नॉर्मल, इसमें कलर ब्लाइंडनेस है तो भी चलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेडिकल में लगभग 99.9% बच्चा पास कर जाते हैं, इसके लिए कोई झमेला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए जनरली जो ट्रेनिंग है सीनियर कलर का, इट डिपेंड्स करता है उसका डिवीजन कौन सा अलॉट हुआ, कहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है। जनरली इसके लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई कोई डिवीजन अलग से ट्रेनिंग करवाता है। जो कि अगर आपको ट्रेनिंग कराया गया है किसी डिवीजन में, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा में नहीं हुआ है। तो ये डिवीजन टू डिवीजन डिपेंड करेगा, कहीं डिवीजन पे कराएगा कहीं नहीं करवाएगा। अगर करवाएगा तो देखिए 21 दिन का ट्रेनिंग होगा, जो कि कहाँ होगा, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आपको जिस जगह पर पोस्टिंग हो गया वहीं पे आपको सीनियर लोग जो भी रहेंगे वो गाइड करते हैं। बस वो काम करते रहिए, सीखते रहिए, बस ट्रेनिंग हो जाएगा, ऐसा सीनियर कलर का रहता है। लेकिन कोई कोई एक डिवीजन क्या करता है 21 दिन का ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पोस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोस्टिंग जनरली क्या है, पोस्टिंग आपको कहाँ होने वाला है, मोस्टली X and Y सिटी में। देखिए जितना भी आपको X and Y सिटी इसलिए बोल रहे हैं, मतलब अच्छे शहरों में होगा पोस्टिंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना भी हेड क्वार्टर है, जितना भी डिवीजन है, जितना भी ऑफिस है, सब कहाँ रहता है, शहर में ही रहता है। ठीक है, आपको लगभग बड़े स्टेशनों पर होगा आपका जो हेड क्वार्टर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं और भी कहाँ कहाँ पोस्टिंग होता है। देखिए जोन में हो सकता है पोस्टिंग आपका, जोन को हेड क्वार्टर बोलते हैं। उसके बाद डिवीजन में भी हो सकता है। RRB RRC ऑफिस, देखिए RRB क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, इसका ऑफिस में भी पोस्टिंग होता है सीनियर क्लर्क का। देखिए RRB क्या करता है, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वहाँ पे सारा RRB के थ्रू ही होता है। RRC जो है ग्रुप D का वैकेंसी का पूरा प्रोसेस करता है, सिलेक्शन प्रोसेस में उसका रहता है। वहाँ पर क्या हो रहता है, RRB और RRC में जितना भी पूरा उस जोन में या डिवीजन में, जोन में जितना भी जो वैकेंट पोस्ट है उसका डाटा कलेक्ट करके वैकेंसी क्रिएशन करना रहता है वहाँ पे, कि कितना सीट कहाँ पे वैकेंट हो रहा है, कितना नेक्स्ट जो भी रिक्रूटमेंट होगा तो कितना वैकेंसी निकालने वाला है, तो सारा डाटा तैयार करना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप और लोको सेट, यहाँ भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, हो सकता नहीं होता ही है। आपका कहाँ मिलेगा ये तो डिपेंड करेगा बाद में जब आपका पोस्ट अलॉट होगा उसके बाद। ठीक है, अगर ड्यूटी नेचर की बात करते हैं तो देखिए ड्यूटी टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो देखिए ड्यूटी टाइमिंग इसका क्यों फिक्स ड्यूटी टाइम रहेगा, आपको प्रोडक्शन यूनिट में होगा, कहीं भी सीनियर क्लर्क का मतलब आपका पोस्टिंग होने वाला है, आपको क्या रहेगा, फिक्स ड्यूटी टाइम रहेगा आपका। नो शिफ्ट जॉब, कोई भी शिफ्ट वाला जॉब नहीं रहेगा, 8 घंटा का जॉब रहने वाला है, जो कि पूरा जनरल शिफ्ट में रहने वाला है। देखिए अगर आपको हेड क्वार्टर, डिवीजन, RRB RRC ऑफिस में हुआ तो देखिए वहाँ पे क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ये कहीं कहीं वैरी करता है, कहीं कहीं 5:30 बजे तक, कहीं कहीं 6 बजे तक भी रहता है ड्यूटी। तो लगभग जनरली यही 9 से 5 का ड्यूटी रहता है। ठीक है, और अगर हेड क्वार्टर, डिवीजन, RRC और RRB के ऑफिस में आपका पोस्टिंग होता है तो आपको मंडे टू फ्राइडे वर्क रहेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या रहेगा, आपको सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। लेकिन अगर आपका पोस्टिंग होता है प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, लोको शेड में, तो देखिए टाइमिंग वहाँ भी वही रहेगा, सेम ही रहेगा, 9 से 5 ही रहेगा। 9 से 5:30 रह सकता है, कहीं कहीं पे आधा घंटा 1 घंटा का वेरी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, मंडे टू सैटरडे आपका ड्यूटी रहेगा, संडे ऑफ रहेगा। तो अगर आपको डिवीजन में, हेड क्वार्टर में, रेलवे बोर्ड में
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में अगर आपको पोस्टिंग होता है तो आपको सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलेगा। लेकिन वही प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, लोको सेट वगैरह में आपका पोस्टिंग होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, मंडे टू फ्राइडे फुल रहेगा, कहीं कहीं पे सैटरडे हाफ डे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा एक दिन। बाकी नेशनल हॉलीडे दोनों जगह आपको कहीं भी पोस्टिंग होगा, जितना भी साल में नेशनल हॉलीडे रहता है 15-16 जो भी, या लोकल फेस्टिवल है, उस दिन आपको छुट्टी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉब नेचर के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, आपका जो काम है वो डिपेंड किस पे करेगा, आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है, कौन सा मतलब सेक्शन अलॉट हुआ, उसके अनुसार आपका ड्यूटी रहेगा, उसके अनुसार आपका काम रहने वाला है। देखिए, हम लोग बात करते हैं जोन और डिवीजन में। अगर आपको जोन या डिवीजन में आपको यदि आपको पोस्टिंग हुआ है तो जनरली आपको क्या करना रहेगा, हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड। देखिए, क्लर्क का क्या काम रहता है, जितना भी ऑफिस का काम रहता है उसको हैंडलिंग करना है, उसको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना है। जैसे मान ली कि किसी जोन में 10,000 एम्प्लाई हैं, 1 लाख एम्प्लाई हैं, तो हर एक यूनिट बांटा हुआ है, हर एक का अलग अलग पर्सनल ब्रांच रहता है, हर एक का सेक्शन बांटा हुआ है। तो सारा का क्या है, आपको उसका सर्विस जो बुक रहता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लीव का करना है, एनपीएस का करना, बहुत सारा काम रहता है। तो सारा का क्या करना है, सबको ऑन मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स। एक तो कागज पे मेंटेन करना है, जैसे रजिस्टर रहता है, सर्विस बुक का रजिस्टर बुक होता है, उसको मेंटेन करना ही है। साथ साथ आपको ऑनलाइन भी रिकॉर्ड रखना है। तो सारा देख रेख कौन करता है, सीनियर क्लर्क। इस जूनियर क्लर्क का भी, इसका मतलब देखिए, जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क का काम लगभग सेम है, लगभग सेम का पूरा काम सेम सेम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रिपेयरिंग अकाउंट रिलेटेड रिपोर्ट्स। जितना भी अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट है सारा तैयार करना है। देखिए, आप सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क जनरली क्या है, जैसे ऑफिसर के बाजू में उन लोग बैठते हैं, ऑफिसर अंदर केबिन में है, बाहर में उन लोग मतलब जो भी ऑफिस है उसमें बैठेंगे। तो ऑफिसर सारा डेटा तैयार नहीं करेगा, वो कौन तैयार करता है, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क तैयार करते हैं। ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है, काउंटर साइन करता है, उसको सारा डिटेल चेक करता है कि जो हमारा क्लर्क जो भी फिलअप किया है सारा डेटा वो करेक्ट है कि नहीं। लेकिन पूरा काम कौन करेगा, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटा इंट्री वर्क्स इन कंप्यूटर। देखिए, आज आज का रेलवे क्या हो गया, पेपरलेस हो गया। तो जितना भी डेटा है सारा को कंप्यूटर पे लोड करना है, सारा काम देख रहे कौन करता है, क्लर्क करते हैं। इसमें सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क दोनों। देखिए, सीनियर क्लर्क लेवल 5 में आता है, जूनियर क्लर्क लेवल 2 में आता है। ठीक है, काम दोनों लगभग सेम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पोस्टिंग एंड ज्वाइनिंग। किसी का पोस्टिंग होना, ज्वाइनिंग होना है तो ऑफिसर एपीओ जो रहेंगे या सीनियर डीपीओ रहेंगे, सिर्फ वो लोग क्या करेंगे, बता देंगे कि ऐसे ऐसे पोस्टिंग करना है। लेकिन पूरा डेटा कौन तैयार करेगा, सीनियर क्लर्क तैयार करेगा। जहाँ भी पोस्टिंग होना है सारा लेटर वगैरह, जितना भी ऑफिस ऑर्डर वगैरह सारा कौन तैयार करता है, सीनियर क्लर्क तैयार करते हैं। ट्रांसफ़र सेल रहता है, ट्रांसफ़र सेल ट्रांसफ़र का पूरा देख ले कौन करता है, सीनियर क्लर्क देख रेख करता है, किसका कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा लेटर वगैरह, कवरिंग पेपर जितना भी रहता है सारा ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी देख रहे कौन करेगा, सीनियर क्लर्क करेगा। उसके अलावा सीनियर क्लर्क का क्या क्या है, सुपरवाइजिंग जूनियर क्लर्क। जो भी जूनियर क्लर्क उसके साथ में काम कर रहा है, उसका कलीग्स, उसको देख रेख करना है, उसको सुपरविजन करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, लोको शेड। लगभग सेम काम रहेगा। अब जैसे लोको शेड है, प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप है, तो जो वहाँ के डेटा रहता है, जैसे वहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट रहता है, हर एक वर्कशॉप से अटैच एक स्टोर डिपार्टमेंट रहता है। तो अगर वहाँ आपको पोस्टिंग होता है तो वहाँ पे आपको जितना भी मटेरियल परचेस हो रहा है उसका सारा पीओ कॉपी को पूरा जितना भी डेटा है, रिकॉर्ड है, एक्सपेंडिचर है, सारा को क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड फाइल बनाना पड़ेगा कंप्यूटर पे। वहाँ पे लोकल परचेस करना पड़ता है। ठीक है, सारा देख रेख मतलब ऑफिशियल जितना काम रहेगा, कागज़ से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का रिलेटेड, सारा कौन देखता है, क्लर्क देखता है। उसके बाद देखिए नो स्पेसिफिक ड्रेस कोड। इसके लिए सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क के लिए कोई भी स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है। जैसे कि लोको पायलट्स का रहता है, स्टेशन मास्टर का रहता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का रहता है, उस तरह इसमें सीनियर क्लर्क का कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। इसके लिए देखिए, ड्रेस कोड नहीं है इसका मतलब कि ड्रेस अलाउंसेस भी नहीं मिलेगा। जिसका रेलवे में ड्रेस कोड है उसको ड्रेस अलाउंसेस मिलता है, साल में 5,000 रुपया मिलता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सीनियर क्लर्क होता है उसका लेवल कितना होता है, लेवल 5 होता है। ग्रेड पे कितना, 2800 ग्रेड पे होता है। तो बेसिक कितना रहता है लेवल 5 का, 29,200। अभी देखिए फिलहाल में क्या है, 1 जुलाई 2024 से, एक जुलाई 2024 से जो डीए है वो बढ़ गया है। 3% डीए बढ़ गया, पहले 50% था, अब 50% से 53% हो गया। तो लगभग आपको डीए कितना मिलने वाला है, 15,476 रुपया। उसके बाद देखिए एचआरए की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर एक सिटी में आपको पोस्टिंग होता है तो बेसिक का 30% मिलेगा, जो कि कितना होता है, 8,760 रुपया। उसके बाद अगर वाई सिटी में अगर बात करते हैं, अगर आपको पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तो बेसिक का 20% आपको मिलेगा, जो कि कितना हो जाने वाला है, 5,840। वही अगर जेड सिटी की बात करते हैं तो 10% ऑफ बेसिक मिलेगा। वो कितना मिलेगा, ये देखिए यहाँ वर्चुअल नहीं है। 10% ऑफ बेसिक मिलेगा कितना, जो कि हो जाएगा 2,920 रुपया। उसके बाद देखते हैं अगर टीए की बात करते हैं तो एक सिटी में टीए कितना मिलता है, 5,400 रुपया मिलता है। वही वाई एंड जेड सिटी में टीए कितना मिलेगा, 2,700 मिलेगा। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। उसके बाद देखिए एक और टीए मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। जैसे मान लिया ऑफिशियल काम के लिए आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन वगैरह डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, उसमें इन्विजिलेटर बना के सीनियर क्लर्क को भेज दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पे। या कभी डिवीजन में है तो कोई पेपर वर्क है तो उसको हेड क्वार्टर भेज दिया जाता है, जोन भेजा जाता है। तो इस तरह से अगर आप कहीं भी ड्यूटी में जाएंगे, रेलवे के काम से जाएंगे, तो आपको पर डे 625 रुपये के हिसाब से टीए मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रोस सैलरी की बात करते हैं तो अगर आपका पोस्टिंग एक सिटी में हुआ है तो आपको लगभग जो ग्रोस सैलरी है कितना बनेगा, 58,836 रुपया। वही अगर वाई सिटी में पोस्टिंग हुआ तो आपका कितना सैलरी बनेगा, 53,216। वही जेड सिटी में अगर बात करते हैं तो 50,296 रुपया। देखिए ये ग्रोस सैलरी है, इसमें आपको एनपीएस डिडक्शन होगा। एनपीएस कितना डिडक्शन होता है, बेसिक प्लस डीए का 10%। तो लगभग आपको 4,500 के आसपास, 4,500 के आसपास एनपीएस डिडक्ट होगा। माइनस स्टेट प्रोफेशनल टैक्स होता है जो कि 200 रुपया कटता है। तो लगभग मतलब 4,700 के अप्रोक्स आपको डिडक्शन होगा। तो आप ग्रोस सैलरी में से आप उतना घटा लेंगे, आपका नेट सैलरी बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है उसका, देखिए बेसिक 3% हर एक साल बढ़ता है। मतलब ये अनकंडीशनल है, ये नहीं हो, बढ़ता ही बढ़ता है। इसके लिए कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग लीव की बात करते हैं। तो देखिए लीव की बात करेंगे तो सबसे पहले मिलता है लीव ऑन एवरेज पे, जिसको एलएपी बोलते हैं। ये आपको कितना, साल में 30 मिलने वाला है। लेकिन देखिए ये दो दो मतलब टर्म में मिलेगा। 1 जनवरी को क्रेडिट होगा 15। उसके बाद 1 जुलाई में क्रेडिट होगा 15। ठीक है। एक बार में आपको 30 नहीं मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जिसको सिक लीव भी बोलते हैं। सिक लीव कितना मिलेगा, 20 मिलेगा हर एक साल। उसके बाद कैजुअल लीव सीएल कितना मिलने वाला, 10 सीएल मिलने वाला हर एक साल, 10 सीएल मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल हॉलीडे, जितना भी 15-16, किसी साल 17 नेशनल हॉलीडे हो जाता है। तो उसके अनुसार आपको जहाँ भी पोस्टिंग होगा वहाँ के लिए हर एक साल लीव कैलेंडर निकलता है। हर एक डिवीजन का लीव कैलेंडर मतलब आउट होता है। तो उसके अनुसार लीव कैलेंडर के अनुसार आपको जितना भी नेशनल हॉलीडे या लोकल जितना फेस्टिवल होता है उसके अनुसार लीव मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसफ़र के बारे में देखते हैं। देखिए ट्रांसफ़र तो एक एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे आपको ट्रांसफ़र होने वाला है। इसमें हर एक 3-4 साल में पोस्टिंग चेंज होते रहेगा सीनियर क्लर्क का। जैसे सीनियर क्लर्क से ओएस बन जाएंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, 3-4 साल बाद तो आपको पोस्टिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। देखिए वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या होता है, मान ली कि कोई आदमी, हम जैसे मैं बिहार का हूँ या मैं यूपी की हूँ या नॉर्थ साइड का मैं हूँ, मैं साउथ में जॉब करता हूँ। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा, ये सबको प्रयास रहता है कि हमारा पोस्टिंग नज़दीकी जिला या नज़दीकी घर के आसपास हो जाए। तो इस कंडीशन में वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाता आदमी कि हम अपने घर के नज़दीक चले जाएँ, क्योंकि रेलवे पूरा ऑल इंडिया में रेलवे का जाल फैला हुआ है। तो देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको मिनिमम 5 साल सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा जहां आप ज्वाइन किए हैं, तभी आप वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। वन वे मतलब कि सिर्फ हम जा रहे हैं, उधर से हमारे बदले में कोई नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
मिनिमम सर्विस 5 साल होना चाहिए। देखिए अभी 2022 से किसी किसी जोन में 10 साल का भी कर दिया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जोन टू जोन डिपेंड करता है कि मिनिमम कितना साल मतलब सर्विस कराना है। तो मिनिमम 5 साल, कहीं कहीं पे 10 साल। जैसे मेरा सौदान रेलवे है, तब हमारे यहाँ मेरा ज्वाइनिंग लेटर में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 10 साल कंप्लीट होने सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हम लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जोन टू जोन डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सेम पोस्ट का बंदा एक जगह से, जैसे मान ली कि मेरा पोस्टिंग ए जगह पे मेरा पोस्टिंग है, किसी का दो बी पे पोस्टिंग है, हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे बस। लेकिन हम लोग दोनों सीनियर क्लर्क ही हैं, दोनों जगह चेंज हो गया, तो इससे क्या होता है, पोस्ट लॉस नहीं होता है। पोस्ट लॉस करने का मतलब कि यहाँ से एक स्टाफ चला गया तो इसके जगह पे कौन काम करेगा, इसलिए वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र थोड़ा टफ होता है। इसमें क्या रहता है, आदमी चेंज हो गया, पोस्ट वही है, सब कुछ वही रहता है। ये इसके लिए कोई भी कितना साल सर्विस करना है, ऐसा कोई भी कंपलसरी कोई रूल नहीं है। आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप लगा सकते हैं। उसके बाद है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र में क्या होता है, किसी का भी हस्बैंड या वाइफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके आधार पे आप स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए भी कोई मिनिमम सर्विस का कोई रूल नहीं है, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कभी भी आप लगा सकते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है भाई रेलवे एम्प्लॉई को। देखिए सबसे पहले आपको तो एक रेलवे क्वार्टर मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वार्टर मिलेगा, ये पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जो 4200 ग्रेड पे ऊपर वाले हैं या 4200 ग्रेड वाले, उनको 3 टायर वाला मिलेगा। ये बी टाइप क्वार्टर मिलेगा, सी टाइप क्वार्टर मिलेगा, इस तरह से डिफाइन किया हुआ रहता है। उसके बाद देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा योर सेल्फ और डिपेंडेंट। योर सेल्फ मतलब कि जो आप नौकरी कर रहे हैं आपको, प्लस डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं उनका हस्बैंड या वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी रूल है कि मदर फादर को तो मिलता नहीं है इसमें, सिंगल मदर को मिलता है, ठीक है। अगर फादर अलाइव है, मतलब अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो सिंगल मदर हैं, उस केस में सिंगल मदर को डिपेंडेंट में का सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा रेलवे की तरफ से। प्लस में अगर सिस्टर अनमैरिड है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखते हैं ट्रैवलिंग पास के बारे में। देखिए ट्रैवलिंग पास में क्या है, आपको थर्ड एसी का पास मिलने वाला है। 5 साल तक एक सीट मिलेगा, एक सेट मिलेगा हर एक साल। 5 साल तक एक सेट मिलेगा हर एक साल, जो कि प्रिविलेज पास इसको बोलते हैं। इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 5 ईयर्स 3 सेट मिलेगा हर एक साल। 5 साल तक हर एक साल एक एक सेट, 5 साल के बाद हर एक साल 3 3 सेट, जो कि पूरा 100% फ्री रहेगा। उसके बाद देखिए पीटीओ एक होता है, ये भी थर्ड एसी के मिलेगा सीनियर क्लर्क को। 4 सेट हर एक साल मिलेगा। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि 5 साल बाद, अभी स्टार्टिंग ईयर से ही आपको 4 सेट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या रहता है कि लगभग 1/3 के आसपास आपको पेमेंट पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है, 33,750 पर चाइल्ड। ये कितने चाइल्ड को मिलेगा, सिर्फ 2 चाइल्ड को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कूल एंड कॉलेज पास। स्कूल कॉलेज पर अगर बच्चा आपसे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर पढ़ता है या वहीं पे पढ़ता है, अगर ट्रेन से जाता है, तो उस केस में आपको स्कूल और कॉलेज पास मिलेगा, बच्चा को उसमें फ्री ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद देखिए दिवाली बोनस, जो कि हर एक साल मिलता है। हर एक एम्प्लॉय, जितना भी रेलवे में नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई है, जो जैसे में ग्रुप डी ग्रुप सी का जो भी एम्प्लॉई हैं, उनको दिवाली बोनस मिलता है, जो कि कितना रहता है, 17,951 रहता है। देखिए 17,951 कैसे काउंट होता है, 7,000 के बेसिक मान के 78 दिन का सैलरी दिया जाता है, जो कि लगभग होता है 17,951 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीमेल के बारे में, हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये जॉब के बारे, आप जॉब नेचर देख लिए हैं। पूरा पूरा काम टेबल का जॉब है, आपको पूरा ऑफिशियल काम पूरा सिस्टम पे कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है। ये तो इसके लिए मतलब बोल रहे हैं कि ये टेबल जॉब है। इसमें कोई भी शिफ्ट ड्यूटी नहीं है, कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं है, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं है। स्ट्रेस थोड़ा कम है, लेस स्ट्रेस है। अब देखिए पूरा स्ट्रेस, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रेस है ही नहीं। आपको ऑफिशियल काम है, आपको डेटा आप ही को करना। आज आप आज अगर पेंडिंग रहते हैं तो आपको कल करना पड़ेगा। तो
उतना स्ट्रेस नहीं है जितना बाहर ओपन लाइन में रहता है। ओपन लाइन में तो 1 सेकंड सोचने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि ट्रेन ऑपरेशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ पे 1 सेकंड भी डिले नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उतना स्ट्रेस नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर लीव और रेस्ट मिलेगा। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ओपन लाइन से, जो भी टेक्नीशियन वगैरह हैं, जेई वगैरह हैं, रेलवे ड्राइवर हो गए, गुड्स गार्ड हो गए, स्टेशन मास्टर होगा, अगर इन लोग से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोग से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रेस्ट मिलता है, अच्छा लीव मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमोशन की अगर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, तो आपका ग्रेड पे कितना रहेगा, 2800 ग्रेड पे रहेगा, जो कि लेवल 5 में आता है। उसके बाद आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिसको ओएस बोलते हैं, जिसका ग्रेड पे कितना रहेगा, 4200। देखिए इसके लिए सीनियर क्लर्क में एक बहुत ही खास बात है, प्रमोशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है। हर एक 3 साल पे हर एक 3-4 साल पे आपको प्रमोशन हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं देना है। लेकिन ऐसा जे जो आता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, उसमें ऐसा नहीं है। उसको में हर एक प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, सीनियर क्लर्क में आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट जिसको चीफ ओएस बोलते हैं, ये 4600 ग्रेड पे रहता है। ये सारा क्या है, हर एक 3-3 4-4 साल पे आपको मतलब पोजीशन वाइज आपको, जैसे क्या है, कहीं कहीं पे कोई कोई जोन में जल्दी प्रमोशन हो जाता है, किसी किसी जोन में डिले होता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है उस पर। तो लगभग इसको 3-4 साल में आपको प्रमोशन हो जाता है इसमें। ठीक है, सोचने की बात नहीं है। उसके बाद हम कोई भी एग्जाम नहीं देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है क्या होता है, एपीओ का, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जिसको एपीओ बोलते हैं। इसका ग्रेड पे कितना है, 4800 ग्रेड पे का है। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको 4200 ग्रेड पे, यानी कि ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे में मिला के, दोनों से मिला के 4200 और 4600 ग्रेड पे में आपको 5 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप एपीओ की एग्ज़ाम देने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद डीपीओ बनता है, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, जिसका ग्रेड पे कितना था, 5400। उसके बाद सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, सीनियर डीपीओ, जिसका ग्रेड पे कितना रहता है, 6600 ग्रेड पे रहता है। ये जो पोस्ट है, ये कहाँ से पोस्ट क्रिएट होता है, ये कमीशन द्वारा भर्ती कराया जाता है, जो कि यूपीएससी आईआरएसी के द्वारा भर्ती होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीनियर क्लर्क से आप कितना प्रमोशन हो सकता है, तो अगर आप बहुत अच्छा, आपका लक अच्छा रहा है, तो आप डीपीओ तक आराम से जा सकते हैं। पूरा पूरा सर्विस में सीनियर डीपीओ तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन सीनियर डीपीओ तक आपका प्रमोशन हो सकता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी तरह से किसी भी टॉपिक पे रेलवे से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। उसके अलावा अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।